नमस्कार दोस्तों, शिव बिंदु आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग इतिहास यानी हिस्टोरी। देखिए, आज भी मुझे वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि ये चैनल नया है, लाइव नहीं हो पा रहा है। अभी चैनल का 7 दिन पूरा होगा तभी लाइव हो पाएगा। तो इसलिए हम 7 दिन अभी हम वीडियो बना के देंगे, फिर 7 दिन बाद हम लोग लाइव क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी हड़प्पा सभ्यता यानी किस युग की सभ्यता है? कौन सा युग? लौह युग, कांस्य युग या अ और ब दोनों, यानी अ लौह युग और ब में है कांस्य युग दोनों। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य यानी कांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा यानी कांसा प्राप्त हुआ था, कांसा की खोज हुई थी। और सभी वस्तुएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में, वे भी कांसा धातु के ही थे, जिस कारण इस सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पा भी एक शहर है और हड़प्पा एक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के ही सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर कौन सी है? मोहनजोदड़ो। तीसरा नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? और ऑप्शन में है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। राज्य का नाम है। तो यहाँ पूछा गया कि लोथल किस राज्य में स्थित है, इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से एक गोदीबारा यानी बंदरगाह का भी प्रमाण मिला है लोथल से ही। फिर एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। फिर दूसरा प्रश्न रहता है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। फिर पंजाब में रोपर स्थित है। और पश्चिम बंगाल में हड़प्पा सभ्यता के किसी भी शहर स्थित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम में विकसित था और पश्चिम बंगाल ये भारत का पूर्वी राज्य है। फिर चौथा नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया? यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन इनमें से किस विद्वान ने या किस व्यक्ति ने किया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. विस्ट। यह है मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दंतस्स यानी सी, आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी। और इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो शहर का उत्खनन किया था।
फिर यहाँ है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के पहला खोजा गया शहर हड़प्पा का ही खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। फिर जॉन मार्शल जो नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तो इसका नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया, यानी हड़प्पा सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने ही दिया था। फिर R.S. विस्ट, ये भी एक विद्वान थे। R.S. विस्ट यानी रविंद्र सिंह विस्ट, इन्होंने बनावली, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है, बनावली शहर की खोज R.S. विस्ट ने किया था। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक साहित्य है, और इस साहित्य के लेखक कौन है, यानी यह साहित्य किस लेखक या किस साहित्यकार के द्वारा किया गया है या लिखा गया है? इन साहित्यकारों में ऑप्शन कौन कौन है? कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अलबरूनी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका साहित्य की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। वही कौटिल्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश स्थापित करवाया था, और शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या कौटिल्य चाणक्य, या इसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, ये बना था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी का भी एक साहित्य है, उस साहित्य का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। फिर अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। फिर यहाँ ऑप्शन है कुमारगुप्त। यह नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी ने। फिर दोबारा नालंदा विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चालू कर दिया गया है, यानी उद्বোधन कर दिया गया है। फिर प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा या किस शासक ने किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने या कनिष्ठ ने? तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक, और अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। फिर कनिष्ठ कुषाण वंश के ये भी महान शासक हुए, और कुषाण वंश के ये तीसरा शासक हुए। जैसे मौर्य वंश के तीसरा शासक अशोक हुए, उसी प्रकार कनिष्ठ भी कुषाण वंश के तीसरा शासक और सबसे महान शासक हुए। फिर अगला प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति एक साहित्य है। इस साहित्य की रचना मनु के द्वारा किया गया है। इस साहित्य में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है।
कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मनुस्मृति साहित्य में है। और वे 8 प्रकार के विवाह कौन कौन है? तो ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्य विवाह है, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह। 8 गो विवाह का वर्णन इस साहित्य में है, मनुस्मृति साहित्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? 8। फिर अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। इस युद्ध धर्म को लेकर हुआ था और इस युद्ध में जीत पांडवों को मिली और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। फिर अगला प्रश्न, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। किसे? भीष्म को। 11 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको? ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म के बारे में है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस के शासन काल में हुआ था? देखिए, कुल 4 बौद्ध परिषद हुआ है। और बौद्ध परिषद का आयोजन क्यों हो रहा था? तो समझिए, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ और उसका निधन को निधन नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अर्थात उनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को याद रखने के लिए ही समय समय पर बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया जाता था। और कुल 4 बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। कुल 4 बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। पहला बौद्ध संगीत, दूसरा बौद्ध संगीत, तीसरा बौद्ध संगीत और चौथा बौद्ध संगीत। तो पहला बौद्ध संगीत कब हुआ, दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ और तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ? ये पहला बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था और उस समय शासक थे अजातशत्रु। तो पहला बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। फिर दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ। वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में हुआ और उस समय शासक थे कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक। फिर तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व या 255 ईस्वी पूर्व भी रहता है, कई ऑप्शन देखिएगा। तो 251 ईस्वी पूर्व में तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक थे अशोक। शासक थे कौन?
अशोक शासक थे उस समय, अशोक। इसी के समय तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में हुआ। फिर चौथा बौद्ध संगीत प्रथम सदी का मतलब 1 से लेके 100 वर्ष के बीच। तो प्रथम सदी यानी 72 ईस्वी में हुआ था। 72 ईस्वी में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस समय शासक थे कनिष्ठ कुषाण वंश के सबसे महान शासक, और कनिष्ठ कुषाण वंश का तीसरा शासक। इसी के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है दीन ए इलाही संबंधित है, यानी दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किस, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। देखिए, दीन ए इलाही संबंधित है, यानी दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ये किस शासक या किस बादशाह या किस राजा से है? और यहाँ जितना भी ऑप्शन में है ये सभी मुगल वंश के ही शासक हुए, और मुगल वंश के शासकों को बादशाह कहा जाता था। मुगल वंश के शासक या राजाओं को क्या कहा जाता था? बादशाह। तो किसके शासनकाल में हुआ था और किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। अकबर, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था। 1582 ईस्वी में किया था। देखिए, फिर बाबर है। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। फिर अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये भारत का अंतिम मुगल शासक या मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इसको कहा जाता है। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो ये पहला शासक हुए मुगल वंश का, और अंतिम शासक हुए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम या महान अकबर हुए, महान शासक अकबर हुए। अंतिम शासक मुगल वंश का हुए बहादुर शाह जफर, और मुगल वंश का प्रथम शासक हुए बाबर, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? देखिए, जजिया एक प्रकार का कर था, ये टैक्स। जैसे अभी जीएसटी है, उसी प्रकार उस समय एक कर था, उस कर का नाम था जजिया कर। तो जजिया कर किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो जिम्मियों से लिया जाता था। किससे? जिम्मियों। अब कहिएगा जिम्मियों क्या है? तो उस समय यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी मुस्लिम छोड़कर सभी धर्मों के लोगों से लिया जाता था। इसी को ही जिम्मे कहा जाता है। तो जिम्मे कर गैर मुस्लिमों से या जिम्मियों से लिया जाता था। अगला प्रश्न, किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? यह प्रश्न थोड़ा गलत है। किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है नहीं, यानी किताब उल रहेला यात्रा वृत्तांत
किसके द्वारा लिखा गया है या किससे संबंधित है? तो किताबुल रहला यात्रा वृत्तांत किसका है? इब्न बतूता का। किसका? इब्न बतूता का। किताब उल रहला या उर है, उर नहीं उल होगा, किताब उल रहला इब्न बतूता का साहित्य है। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश का निवासी था। ये 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फिर अल बरूनी किताबुल हिंद साहित्य अल बरूनी की है। जैसे किताबुल रहला इब्न बतूता का है, उसी प्रकार किताबुल हिंद अल बरूनी की साहित्य है। फिर अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू खैनी, मधु, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, दारू, ये सब यानी मद, तो सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह या किस मुगल सम्राट ने किया? तो किसने किया था? अकबर ने। और इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। फिर अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। ये वही मोहम्मद गजनवी है जिन्होंने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। वही मोहम्मद गजनी है। इसी के साथ अल बरूनी भारत आया था और अल बरूनी का ही साहित्य है किताबुल हिंद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है। कहाँ पे? हम्पी में। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और विजयनगर साम्राज्य का ही राजधानी हम्पी हुआ करती थी। हम्पी में ही प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, यानी आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी या किस साम्राज्य से संबंधित था? तो मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो किस साम्राज्य से था? विजयनगर साम्राज्य से ये था। अगला प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन था? देवराय प्रथम यानी एक है, यानी प्रथम देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय या सदाशिव राय? तो कौन होगा इस प्रश्न का उत्तर? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। जैसे मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक अकबर हुआ, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे महान शासक कृष्णदेवराय हुए। फिर मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक हुए और मौर्य साम्राज्य के बाद फिर एगो वंश है कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्ठ हुए। कौन हुए? कनिष्ठ। फिर अगला प्रश्न, कबीर शिष्य थे, यानी कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, गुरु नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? रामानंद ने। और दक्षिण भारत में नटराज ने। दक्षिण भारत में नटराज, उत्तर भारत में रामानंद। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर
आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यानी विजयनगर साम्राज्य पर सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा आया था? किस विदेशी यात्री आई थी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने? सर्वप्रथम कौन आया था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितिन या डोमिंगोस पेज? तो किसने आया था? निकोलो कोंटी आया था। विजयनगर साम्राज्य की सर्वप्रथम यात्रा निकोलो कोंटी ने किया था। निकोलो कोंटी ने। अगला प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में इनमें से किसका उपदेश शामिल है या संग्रहित है? कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य महाप्रभु के या रामानंद के? किसके हैं बताइए आप लोग। किसके हैं? कबीर के। बीजक में किसके हैं? कबीर के। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये सभी सिलसिले का नाम है। चिश्ती सिलसिले, सुहरावर्दी सिलसिले, कादरी सिलसिले। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। किस सिलसिले? चिश्ती सिलसिले से। किसका संबंध? निजामुद्दीन औलिया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? यानी तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। ये किताब उल हिंद को ही तहकीक हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद को ही तहकीक हिंद या तारीख ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक हिंद या तारीख ए हिंद भी किताब उल हिंद को कहा जाता है। इस साहित्य की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया है। फिर मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत या गुलाम था? मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये कौन था? राजदूत था। ये राजदूत बनकर आया था। ये राजदूत था। अगला प्रश्न, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन को? तो किसको आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फिर भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थे? यानी भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? यानी ये सब कंपनी है, कंपनी का नाम है। तो कौन सा कंपनी आया था? पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी या फ्रांसीस? पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में आया था। डच कंपनी 1602 में आया था। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आया था। तो यहाँ पूछा है आने वाला प्रथम का यूरोपियन। ये सभी यूरोपियन कंपनी है। पुर्तगाल है, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीस। तो 1498 में कौन आया था? पुर्तगाल। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल। इस प्रश्न का उत्तर होगा पुर्तगाली या पुर्तगाल कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। अगला प्रश्न, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के लिए एक एक्ट पारित हुआ था। उस एक्ट का नाम है
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिशों के द्वारा पारित किया गया था और इस एक्ट में कहा गया था कि कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। ये पारित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाया जाएगा। फिर 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुआ और वर्तमान में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो कब होगा? 1774। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1774। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने थे। यानी कोलकाता में जो 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, इस सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने थे। और इसके अलावा 3 न्यायाधीश भी बने थे, हाइड, चैम्बर्स और लिविंगस्टन। हाइड, चैम्बर्स और लिविंगस्टन ये सभी न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? यानी पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में। यानी पुर्तगालियों को छीन लिया था बीजापुर के सुल्तानों से 1510 ईस्वी में ये छीन लिया था। और उस समय पुर्तगाली का गवर्नर कौन हुआ करता था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह संथाल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह विद्रोह संथालों की तरफ से सिद्धू मुर्मू और कान्नू मुर्मू दोनों भाई ने किया था। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को एक भूभाग था। दामिन ई को क्या था? एक भूभाग था। एक क्या था? ये एक भूभाग था। अगला प्रश्न, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की विद्रोह की शुरुआत 10 मई से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई से। 10 मई 1857 से हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और जो मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इस विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने किया था। और 20वीं नेटिव इन्फैंट्री सिपाहियों के द्वारा किया गया था। यह मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, क्योंकि वेतन कम देता था, खाना ठीक से नहीं देता था, ऊपर से गाली गलौज भी देता था और काम भी करवाता था बहुत। इसलिए 1857 की शुरुआत मेरठ से हुआ था और सिपाहियों ने किया था। तो प्रश्न है, लखनऊ से किसने किया? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या नाना साहिब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से तथा अवध दोनों से, लखनऊ और अवध दोनों से 1857 के विद्रोह की शुरुआत
किया था? किसने? बेगम हजरत महल ने और उसका बेटा बिरजिस कादिर ने, ये दोनों मिलकर किया था। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसका नेतृत्व झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। फिर नाना साहेब 1857 में ये कहाँ से विद्रोह किया था? तो कानपुर से 1857 के विद्रोह की शुरुआत नाना साहिब ने किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? ये बताइएगा। ये हम बता रहे हैं, ये बिहार से किया था। लेकिन बिहार के कहाँ से किया था? यानी बिहार से किया था तो किस जगह से किया था? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस जगह से 1857 के क्रांति का विद्रोह की शुरुआत की थी? अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर व्यापकता के सिद्धांत का संबंध था, यानी व्यापक के सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लिटन ने या लॉर्ड मिंटो ने? किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और व्यापक के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। अगला प्रश्न नंबर 38। कुल 50 प्रश्न का डिस्कशन होगा। विक्टोरिया टर्मिनल, देखिए विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदलकर वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया है। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में स्थित है, यानी मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम पहले था विक्टोरिया टर्मिनल और वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है। तो ये टर्मिनल किस शिला की इमारत है? किस शैली की इमारत है? ये शैली कई प्रकार के होते हैं। शैली जैसे नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारासैनिक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो नव गौथिक शैली की इमारत है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? देखिए यहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया और एक प्रश्न है इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ और इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से हुआ? दांडी मार्च नहीं, दांडी से हुआ था। इनमें से कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन दांडी से हुआ था? दांडी गुजरात में स्थित है, तो दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से हुआ था? दांडी से। फिर अगला प्रश्न, यहाँ थोड़ा इधर नीचा है, रुकिए थोड़ा। तो दांडी से कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी से 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में।
फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके कारण स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम बंग भंग आंदोलन है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? यानी महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वे पहला अपना आंदोलन कहाँ चलाया था? पहला किसान आंदोलन बारडोली में, चंपारण में, दांडी में या वर्धा में? कहाँ पे चलाया था ये पहला आंदोलन? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण में, तो चंपारण सत्याग्रह का ही नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, अर्थात वे अपना पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। और इस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। यह किसानों से संबंधित था, किसानों से। ये चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो 1917 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी में। फिर बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह, ये बारडोली एक जगह का नाम है, यह गुजरात में स्थित है। बारडोली गुजरात में स्थित है। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1928 ईस्वी में चलाया गया था। फिर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916, 1920, 1922, 1930। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। फिर 1922 ईस्वी में 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। गोरखपुर जिला में एक जेल है या थाना है, उसका नाम है चौरी चौरा, वहीं पे हुआ था। फिर 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? यह साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में आया था, 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन का भारत में विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा। फिर 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, यानी 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, क्योंकि 1919 के समय भारत के सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू था और गवर्नर के पद पर कौन था? चेम्सफोर्ड। जिस कारण इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। उस समय 1909 के समय मार्ले सचिव के पद पर था और मिंटो गवर्नर के पद पर था। तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 10 अप्रैल 1919 या 30 अप्रैल 1919। तो यह हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर ने गोली चलाया था। इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बंगाल के
अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। देखिए बंगाल के एक प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ, और यहाँ प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा भी 1905 में हुई थी, और बंगाल का विभाजन भी 1905 ईस्वी में ही हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा आपको 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही हो गया था। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर होगा 1905। फिर 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का